दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर ऑन मैग्नेटिज्म। तो आज मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज टेनेंट लॉ। टेनेंट लॉ क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास एक मैग्नेटिक बार है, उस मैग्नेटिक बार को आप दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स में रखते हो। एक आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरी अनदर यानी कोई भी हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की हुई है। दीज आर द टू मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इन दो मैग्नेटिक फील्ड्स में एक हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक बार रखते हैं। दिस इज ए मैग्नेटिक बार हुज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज pm, और इनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, ये आपके पास नॉर्थ है, ये इसका क्या है, साउथ है, और इनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, mm इनकी पोल स्ट्रेंथ है। क्लियर? तो क्या होगा आपके पास, जैसे ये साउथ है, इस साउथ के ऊपर इस BH के कारण जो फोर्स है वो इधर एक्ट करेगी। कितनी फोर्स एक्ट करेगी, m इंटू BH। सिमिलरली इस नॉर्थ के ऊपर इस B के कारण किधर फोर्स एक्ट करेगी, वो इधर एक्ट करेगी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? कितनी फोर्स एक्ट करेगी, m इंटू B फोर्स एक्ट करेगी। अब इस BH के कारण इस नॉर्थ के ऊपर किधर फोर्स एक्ट करेगी, नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करेगी। कितनी, m इंटू BH। सिमिलरली इस B के कारण इसके ऊपर किधर फोर्स एक्ट करेगी, इधर एक्ट करेगी। कितनी फोर्स एक्ट करेगी, m इंटू B फोर्स एक्ट करेगी। नाउ ये जो मैग्नेटिक बार है, इट इज केप्ट एट एन एंगल थीटा विद दिस मैग्नेटिक फील्ड B। अब देखिए आपके पास ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं जिनके डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। तो बोथ दीज फोर्सेस MB एंड दिस MBH दे आर फॉर्मिंग ए कपल, और जिसके कारण दो टॉर्क्स एक्ट करेंगी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। एक जो टॉर्क एक्ट करेगी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, वन टॉर्क इज τ1। व्हाट इज दिस τ1? दैट इज इक्वल टू m। टॉर्क क्या होती है, आइदर फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस B के कारण जो आपके पास टॉर्क आएगी, दैट कम्स PMB sin थीटा। ये कैसे आया, फोर्स इनटू दिस, ये आपके पास फोर्स है MB है, एक फोर्स है इधर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास, L इंटू साइन थीटा आ जाएगा। फिर L इज द लेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक बार, M इंटू L क्या बन जाएगा, PM बजेगा। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेटिक बार ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड B। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क? देखिए ये PM वेक्टर की डायरेक्शन है। हम ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको PM से B की तरफ रोटेट कराएं, PM से B की तरफ रोटेट कराएं, तो डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क किधर आएगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेटिक बार। सिमिलरली BH के कारण जो टॉर्क आएगी, द टॉर्क ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस मैग्नेटिक बार, वो क्या होगी, PMBH। अब ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस विल बी साइन 90 माइनस थीटा। तो दिस बिकम्स PMBH cos थीटा। दिस इज द टॉर्क ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये जो टॉर्क आएगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क? अगर हम इसको इस तरफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से देखें, डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आउटवर्ड। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आउटवर्ड आएगी। तो मींस ये जो दो टॉर्क्स एक्ट कर रही हैं इस मैग्नेटिक बार के ऊपर, विच इज केप्ट इन टू मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, BH एंड B। इनके कारण इनके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रही हैं, इन टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, इनकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। कहीं पे सपोज कर लो कि आपके पास इन दोनों टॉर्क्स के किसी एंगल के ऊपर
अगर आपके पास इन टॉर्क के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाते हैं, मींस τ1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, τ2 हो जाता है, तो उस केस में आपके पास इसके ऊपर नेट टॉर्क क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इन दैट केस एट दैट एंगल दिस मैग्नेटिक बार विल कम एट इक्विलिब्रियम. तो वो क्या आएगा, PM B sin थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PM BH cos थीटा. तो क्या बन जाएगा ये, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू BH बाय B आ जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड टेनेंट लॉ. दिस इज कॉल्ड टेनेंट लॉ के. और अगर हम सपोज कर लो कि इसे थीटा मान लें और ये क्या है आपके पास 90 माइनस थीटा है, तो उस केस में ये tan थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दैट केस दिस tan थीटा बिकम्स दैट इज इक्वल टू B बाय BH आ जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड टेनेंट लॉ. तो मीन्स व्हाट इज दिस टेनेंट लॉ, कि व्हेन a magnetic bar is kept two mutually perpendicular magnetic fields at an angle theta with the horizontal component of Earth's magnetic field, in that case there is, when ratio of the at an equilibrium tan theta is equal to क्या है, ratio of their magnetic fields, that is B by BH. This is called tangent law, and based upon this tangent law we are having a device that is a tangent galvanometer. जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने डिवाइस पढ़ा था मूविंग कॉइल galvanometer. What was the moving coil galvanometer? That was used to calculate or detect the small value of current or voltage. Similarly, we are having a tangent galvanometer which is also used to detect the small value of current or voltage. Moving coil galvanometer was based upon कि when a current carrying coil is kept in a uniform magnetic field, it experiences the torque. Now here this tangent galvanometer is based upon this tangent law. Moving coil galvanometer में क्या था कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फिक्स थी और आपके पास कॉइल रोटेट कर रही थी. कॉइल के ऊपर, कॉइल के साथ एक नीडल थी, दैट नीडल वाज रोटेटिंग ऑन ए स्केल. बट हियर इन दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपके पास क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपके पास क्या है, हियर दिस इज ए कॉइल विच इज वाउंड ओवर ए सर्कल के ऊपर एक कॉइल क्या है, वाउंड हुई है. अब ये कॉइल क्या है, यहाँ पे फिक्स है. वहां पे कॉइल क्या थी, रोटेट कर रही थी. यहाँ पे ये जो आप कॉइल देख रहे हो, दिस कॉइल इज फिक्स, हियर द कॉइल इज फिक्स. और वहां पे क्या फिक्स था, वहां पे क्या फिक्स थी, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स थी. अब यहां पे देखोगे एक आपके पास सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल के ऊपर आपके पास मैग्नेटिक नीडल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपके पास क्या कर रही है, दैट इज रोटेटिंग. वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. किसके साथ रोटेट करेगी, इस सारे ऑपरेटर्स को इस तरह से रखा है कि आपके पास यहां पे हियर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग इन सच ए वे दैट कि आपके पास जब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी. क्लियर. तो होगा क्या कि जैसे ही आपके पास जो करंट हमने डिटेक्ट करना है, इस कॉइल में से हम जब फ्लो करवाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, म्यू नॉट Ni by 2r. R is the radius of the coil, N is the number of turns. तो आपके पास ये जो मैग्नेटिक नीडल है रोटेट करेगी, रोटेट करते हुए एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर आकर वो फिक्स हो जाएगी. मैं जिस एंगल के ऊपर आकर वो फिक्स होगी, इट मीन दैट उस एंगल के ऊपर जो इस नीडल के ऊपर, मैग्नेटिक नीडल के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क एक्ट कर रही है और जो करंट कैरिंग कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसके कारण जो टॉर्क एक्ट कर रही है, दोनों टॉर्क्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो गए और लेकिन इनकी डायरेक्शन तो क्या थी, अपोजिट थी. तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा. तो होगा क्या,
जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा उस एंगल को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे अगर वो एंगल थीटा आपके पास नोट हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई 2r होगी। बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। एन इज हियर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है। तो आपके पास क्या होगा, यहां से आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 2r BH अपॉन म्यू नॉट एन tan थीटा। अब आपके पास रेडियस ऑफ द कॉइल इज फिक्स। जहां पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है। वहां पे अब नंबर ऑफ टर्न्स, हम कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स वेरी कर रहे हैं। हमने जो टर्मिनल यूज किया जिसके थ्रू करंट फ्लो करा रहे हैं, उन टर्मिनल्स से हमें पता चल जाएगा कि हमने इस अपरेटस की कितनी नंबर ऑफ टर्न यूज किए हैं। एन की वैल्यू हमें नोन है, म्यू नॉट नोन है, तो आई क्या आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू, ये सारे फैक्टर्स क्या आपके पास कांस्टेंट है, तो दिस आई क्या आ गया, के इंटू टेन थीटा। के की वैल्यू नोन है, तो बाय नोटिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा तो आपके पास किसकी वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी, करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। हियर दिस के इज आल्सो नोन एज रिडक्शन फैक्टर। इसको हम 2r BH अपॉन म्यू नॉट एन को हम रिडक्शन फैक्टर भी कॉल करते हैं। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द और डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। व्हाट इज दिस वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर? This vibration magnetometer, it is used to calculate the value of dipole moment of unknown magnetic bar, or it is used to compare the magnetic dipole moments of similar magnetic bars, or it is used to compare the magnetic dipole moments of different magnetic bars. ये जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, इट इज ए डिवाइस विच इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कि व्हेन ए मैग्नेटिक बार इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल थीटा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क और इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या है, इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई I अपॉन Pm into B. Whereas the moment of inertia of that magnetic bar, Pm is the magnetic dipole moment, B is the strength of magnetic field, where it is this magnetic bar is rotated by small angle. अब इस वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में क्या है, in this vibration magnetometer what is you are having, in this vibration magnetometer क्या है आपके पास, ये आपके पास दिस इज ए बॉक्स। इस बॉक्स के आपके पास अपर एंड में एक आपके पास क्या है, देयर इज ए ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब में क्या है, एक सिल्क थ्रेड की वायर सस्पेंड की हुई है, और इसके एक एंड के ऊपर आपके पास एक फ्रेम है। उस फ्रेम में वो मैग्नेटिक बार पड़ा हुआ है जिसका आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। इसका अपर एंड जो है वो स्क्रू लेवल के साथ अटैच्ड है। इसका बेनिफिट आपको क्या होता है, जब भी आपने अपरेटस खोलना है तो इसको खोल के आप सारा अपरेटस को आप डाउन कर सकते हो। तो ये आपके पास हुक है, जिस हुक में, और इसे स्ट्रिप कह सकते हो, जिसमें आपने इस मैग्नेटिक बार को, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने कैलकुलेट करना है, वो आपने रखा हुआ है। क्लियर। नाउ अब क्या करते हैं, जिस मैग्नेटिक बार का आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, ये इट इज द apparatus is adjusted in such a way that it is kept in the horizontal component of Earth's magnetic field. अब इसको यहाँ पे थोड़ा स्मॉल एंगल थीटा के साथ अगर हम इसको डिस्प्लेस कराते हैं तो इट विल ऑसिलेट। जब ये ऑसिलेट करेगा उसका हम टाइम पीरियड नोट कर लेंगे। बाय नोटिंग दिस टाइम पीरियड, जहां पे हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे हमें BH की वैल्यू नोन होगी। BH की वैल्यू आपके पास अगर नोन होगी तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो सकता है, उस मैग्नेटिक बार, ये जो मैग्नेटिक बार है, इसका हमें मास भी पता होगा और इसकी लेंथ भी पता होगी, और ये अपने इट इज रोटेटिंग
पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई कितना होगा, दैट विल बी 1/12 ml² होगा। तो आपके पास मास इस मैग्नेटिक बार का पता है, लेंथ आपको इसकी पता है, टाइम पीरियड इसका यहां पे नोट हो जाएगा, तो आपके पास यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगी, पीएम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फ्रॉम हियर पीएम क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 4π² I upon BH into T². So noting the value of its moment of inertia BH and T, we can calculate the magnetic dipole moment. Now suppose कर लो कि हमने दो डिफरेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंपेयर करने हैं, तो क्या करेंगे, पहले सपोज करो एक मैग्नेटिक डाइपोल बार ये है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये कितना है, PM1 है। पहले इसका टाइम पीरियड नोट कर लेंगे, सपोज इट कम्स T1। फिर हम उसी हुक में दूसरा मैग्नेटिक बार रख देंगे जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, PM2 है। ये दोनों के आपके पास दोनों सिमिलर मैग्नेटिक बार्स हैं। सिमिलर का मतलब कि आपके पास दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हैं, सेम है। तो दोनों के आपके पास दोनों को हुक में रख के दो डिफरेंट केसेस में हम उनके टाइम पीरियड नोट कर लेंगे। तो एक के केस में अगर सपोज करो टाइम T1 आता है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट PM1 है। दूसरे के केस में आपके पास टाइम पीरियड कितना आता है, T2 आता है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, PM2 है। तो 4π², सिमिलर मैग्नेटिक बार्स हैं, सिमिलर का मतलब उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। तो BH इंटू क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे आपके पास किसकी रेशियो आ जाएगी, T2² डिवाइड बाय T1² आ जाएगा। दोनों केसेस में हमने T2 और T1 नोट किए हुए हैं, इनकी रेशियोज लेकर व्हाट वी विल बी एबल टू डू, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द रेशियोज ऑफ देयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर। नाउ अगर हमने सपोज कर लो ये दोनों मैग्नेटिक बार जो हैं इनके ये डिफरेंट है, मींस डिफरेंट क्या है, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डिफरेंट है। एक मैग्नेटिक बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I1 है, और दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों मैग्नेटिक बार को, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस हुक के ऊपर हम रख देंगे। दिस इज द हुक। इस हुक के ऊपर हम इन दोनों मैग्नेटिक बार को दोनों के नॉर्थ इकट्ठे और साउथ इकट्ठे करके इस हुक के ऊपर रख देंगे और फिर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस करने पर इसका टाइम पीरियड नोट करेंगे। सपोज इट कम्स टाइम T1, तो इनका आपके पास वो T1 जो आ जाएगा दैट विल बी 2π। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का I1 है, दूसरे का क्या है, I2 है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 आ जाएगा। तो 2π। अब दोनों के एक ही डायरेक्शन में रखे हैं तो इनके मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, P1 प्लस P2 बन जाएगा और दे आर केप्ट इन BH। तो आपके पास दिस इज द टाइम पीरियड जब दोनों को हमने ऐसे इकट्ठा करके रखा और उसमें इन दोनों के नॉर्थ और साउथ आपस में एक ही पोजीशन के ऊपर है। नॉर्थ को इकट्ठा करके साउथ को इकट्ठा करके हमने रखा है। तो उस केस में हमने इसका टाइम पीरियड नोट कर लिया। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाले मैग्नेटिक बार को उल्टा कर देंगे या नीचे वाले को उल्टा कर देंगे। मींस इसका साउथ इधर आ जाए और इसका नॉर्थ इधर आ जाए। मींस उस केस में क्या होगा, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिर दोनों के क्या हो जाएंगे, एडअप ही होंगे, लेकिन अब दोनों के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट आ जाएंगी। अपोजिट आ जाएंगी तो इनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स क्या आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो इनका टाइम पीरियड नोट कर लेंगे। लेट इट कम्स T2। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, T1 डिवाइड बाय T2, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ PM1 माइनस PM2 डिवाइड बाय PM1 प्लस PM2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से PM1 डिवाइड बाय PM2 क्या आ जाएगा, T1² प्लस T2² डिवाइड बाय T1² माइनस T2²। T1 T2 की वैल्यूज क्या है हमारे पास नोन है, तो आपके पास वो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास दोनों के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स क्या हो जाएंगे,
कंपेयर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है हिस्टेरिसिस। व्हाट इज दिस हिस्टेरिसिस? हिस्टेरिसिस क्या है कि अगर आप इफ यू आर प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, आप उसके लिए उसका I और H का ग्राफ प्लॉट करते हो, क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैंने आपको क्या कहा था कि व्हाट आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो है जिनको हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। क्या कहा था, क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर डोमेन होती है, उन पर्टिकुलर डोमेन्स में उनके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो आपके पास एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। तो इसलिए जब उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो तो आपके पास व्हाट हैपेंस कि जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंक्रीज करते जाते हो आपके पास वो सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है आपके पास जब सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज भी करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं करती है। लेकिन व्हाट हैपेंस कि जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव करते हो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाने पे क्या होता है कि आपके पास फिर मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या होते हैं वो डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बिल्कुल जीरो करते हो, जैसे अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स फिर डिसऑर्डर हो जाते हैं, उनकी आई फिर क्या जाती है जीरो हो जाती है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में H जीरो करने पे I जीरो नहीं होती, उनमें एक परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए B और H के बीच में क्या है, एक हमेशा क्या होता है फेज लैग होता है, और B और H के बीच में जो फेज लैग ही है इसी को हम क्या कहते हैं हिस्टेरिसिस कॉल करते हैं। तो मींस जैसे जैसे हमने क्या किया, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे जैसे हम H इंक्रीज करते जाएंगे B की वैल्यू क्या करेगी, ऐसे नॉन लीनियरली बढ़ती जाएगी। B की वैल्यू क्या होगी, नॉन लीनियरली ऐसे इंक्रीज करती जाती है, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पे B की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ B। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ B। इसके बाद क्या है, अगर आप H को इंक्रीज भी करते हो तो कोरस्पोंडेंटली जो है B की वैल्यू जो है इंक्रीज नहीं करती है। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, अगर आप यहां पे दिस इज द सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ B। इसके बाद क्या है, अगर आप H को डिक्रीज करना शुरू कर देते हो, कोरस्पोंडेंटली B भी क्या करेगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और आपके पास एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पे आपके पास H जीरो हो गया लेकिन B क्या है आपके पास नॉन जीरो है। मींस इस सब्सटेंस में इस स्टेज के ऊपर आकर एक परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप होगी। ये जो परमानेंट मैग्नेटिज्म स्टेज के ऊपर आकर जो डेवलप हुई है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। व्हाट इट इज कॉल्ड, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज रिटेंटिविटी। व्हाट इट इज कॉल्ड, रिटेंटिविटी। क्लियर। अब अगर हम H की वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में H की वैल्यू को H की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, रिवर्स करने से क्या होगा कि जो आपके पास एक परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप होगी उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जहां पे इस नेगेटिव वैल्यू ऑफ H से आपके पास इस H की रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वैल्यू जो है वो क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है। सो द पॉइंट, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ H जिसके साथ रेजिडुअल B जो है जीरो हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कोरिसिविटी। उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरिसिविटी। क्लियर। और अगर हम इस नेगेटिव H को अब और इंक्रीज करना शुरू कर दें तो कोरस्पोंडेंटली क्या होगा, इसमें एक B की वैल्यू डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जहां पे जैसे इस केस में
जिस डायरेक्शन में आपके पास यहाँ पे बी डेवलप हुआ था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच से बी की वैल्यू डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पे एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई डेवलप हो जाएगी। उसके बाद अगर आप नेगेटिव एच को इंक्रीज करोगे बी बढ़ेगा नहीं, देन अगर आप उस नेगेटिव एच को वहां से डिक्रीज करना शुरू कर दोगे फिर आपके पास क्या है वो जो रेजिडुअल में है वो आपके पास जो है जो बी डेवलप हुआ था वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर आपने एच जीरो कर दिया लेकिन वो बी क्या है आपके पास जीरो नहीं होगा। तो इन दिस वे दिस प्रोसेस कंटिन्यूस और आपके पास फाइनली ये एक आपके पास कर्व ऑब्टेन हो जाएगी। और इस कर्व से बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे आपके पास B और H में क्या है देयर इज ए फेज लैग। B और H में जो फेज लैग है इसी को हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस हम कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द फेज लैग, जब आपके पास B नॉन जीरो है तो H जीरो है और H जब आपके पास B जीरो है तो H क्या है नॉन जीरो है। तो दैट इंप्लाइज दैट कि देयर इज ए फेज लैग बिटवीन द B and H। दिस होल कर्व इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस कर्व। Area enclosed in this curve loop gives the value of hysteresis loss which gives the loss of energy per second. And remember, if we have to make the permanent magnet, for that the value of residual magnetism should be as well as corrosivity should be very large. Why? क्योंकि आपने परमानेंट मैग्नेटिज्म बनाना है तो रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और कुरिसिविटी इसलिए ज्यादा होनी चाहिए कि ये ना हो कि जो आपने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म डेवलप किया है वो स्मॉल नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच से खत्म हो जाए। इसलिए परमानेंट मैग्नेट के लिए वो सब्सटेंस बेटर होंगे जिनकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा है और कुरिसिविटी भी ज्यादा है। इफ वी हैव टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है उनके लिए क्या है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म तो ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कुरिसिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए ताकि जो आपके पास टेम्परेरी मैग्नेट बना है उसको खत्म करने के लिए नेगेटिव एच जो स्मॉल नेगेटिव एच की हमें जरूरत पड़े। अगर हमें ट्रांसफार्मर बनाना है तो वी शुड यूज द सॉफ्ट आयरन पीस बिकॉज सॉफ्ट आयरन पीस का एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप जो होता है वो स्मॉल होता है। मीन सॉफ्ट आयरन के केस में जो आपके पास हिस्टेरिसिस लॉस होंगे वो बहुत ही कम होंगे। तो आपके पास जो if the ferromagnetic substances is to be completely magnetized then more magnetizing field is required for the ferromagnetic substance. Just you have to remember this thing. Clear? So बच्चों this is the finishing of your magnetism। तो मैंने जितनी भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी थी वो आपके साथ डिस्कस कर दी है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, पीएम केयर फंड को समर्पित है। सो बच्चों आपने कोरोना से बचने के लिए स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है। और इसके लिए आपने 3 W's का ख्याल रखना है। आपने जब भी घर से बाहर जाना है तो वियर योर मास्क, दिस इज द फर्स्ट W। और जब भी आपने फिर घर आना है कोई भी चीज को आप टच करते हो तो उसके बाद वॉश योर हैंड्स, अपने हैंड्स को आपने वॉश करना है, दिस इज द सेकंड W। जब भी बाहर जाते हो तो आपने अपना सोशल डिस्टेंस मींस वॉच योर सोशल डिस्टेंस, तो आपने सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, तो दिस इज योर थर्ड W। तो अगर इन 3 W's का आप यूज करते हो तो यू विल क्या होगा कि इससे कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा
शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।